हाँ जी बच्चों, तो अब हम आज आपके सामने हाजिर हैं लेके नई वीडियो एंड आई विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर टुडे, दैट इज़ चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब बच्चों ने मुझसे पूछा है कि सर हमें बताइए कि हम बोर्ड में स्पेसिफिकली क्या पढ़ें। लाइक कुछ बच्चे बिल्कुल एंड ऑफ द मोमेंट पढ़ते हैं, तो उनके लिए स्पेशली आई विल बी गिविंग अ क्विक रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। ये बहुत लंबा चैप्टर है पर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें सब बताता जाऊँगा आपको। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन्हें बच्चों क्या कहते हैं? वी कॉल देम एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से उनकी डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट होती है इन द फ्लोरल प्रिमोर्डियम। अब आगे हमने मेन जो चीज़ें पढ़नी है, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले, फिर फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन से पहले सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा, फ्लावर के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं टिपिकली, एक होता है एंड्रोशियम और दूसरा होता है गाइनोशियम। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसमें होता है स्टेमन, और स्टेमन का नंबर और लेंथ वेरिएबल होती है डिफरेंट स्पीशीज़ में। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द स्टेमन, दिस इज़ द फिलामेंट एंड दिस इज़ कॉल्ड एंथर। अब ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे अगर हम पढ़ें तो फिलामेंट एक लॉन्ग और सिलेंड्रिकल क्या है? स्टॉक है एंड इट्स प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच्ड टू द थैलेमस। तो ये आप देख रहे हैं, इसका जो स्टॉक का एंड है ये थैलेमस से अटैच्ड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपका एंथर है और ये फिलामेंट है। तो यहाँ पे ये एक स्टॉक से अटैच्ड है और वो जो स्टॉक है यहाँ पे हम उसे क्या कहते हैं? थैलेमस। अगर हम आगे चलते हैं बच्चों, तो जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है। एंथर के अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट हैं। तो पेपर में पूछ लेते हैं कि वाई इज एंथर कॉल्ड डाइथिकस। तो डाइथिकस का मतलब एक लोब के अंदर 2 थीका होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये क्विक रिवीजन सेशन है तो इसमें हम फटाफट चीज़ों को करेंगे। तो एक एंथर बाइलोब्ड होता है, उसमें 2 लोब्स हैं और एक लोब के अंदर 2 थीका है। तो एंथर इज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। अब जो एंथर है आपका वो एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी का। तो जो डायग्राम्स मैं बता रहा हूँ ये पेज नंबर 3 पे चैप्टर के ये डायग्राम है। तो ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक एंथर आप देख रहे हैं, एक एंथर की 4 लोब्स हैं, ठीक है। तो 2 लोब्स हैं और एक लोब के अंदर 2 थीका, तो टोटल हो गए 4 थीका। तो ये एक एंथर है, इसके अंदर 4 थीका है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हर थीका के अंदर देयर इज एट द सेंटर अ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो एक एंथर के अंदर 4 थीका और हर थीका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है एक्चुअली ये क्या है? ये डेवलपिंग पॉलन सैक्स हैं और इन्हीं के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो अगर हम आगे चलते हैं, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम आ जाता है, उसकी लेबलिंग आ जाती है। तो आपने ध्यान रखना है, एक एंथर, उसकी 2 लोब्स, एक लोब के अंदर 2 थीका, तो टोटल 4 थीका और हर थीका के सेंटर में एक माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनता है? पॉलन सैक, उसके अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन। अब अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो एक माइक्रोस्पोरेंजिया के आप देख सकते हैं 4 लेयर्स हैं। सबसे आउटर लेयर का नाम है एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीसियम, फिर है स्पोरोजिनस, हाँ जी, थर्ड है मिडल लेयर और चौथी है टैपेटम। तो देयर आर 4 लेयर्स, 3 एक्सटर्नल लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर, और 4th इज टैपेटम विच इज द इंटरनल लेयर। तो आउटर 3 लेयर्स का क्या फंक्शन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। जो बाहर वाली 3 लेयर्स है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और टैपेटम, उनका फंक्शन क्या है बच्चों? इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर के डेहिसेंस में, ताकि वो पॉलन ग्रेन्स को क्या कर सके? रिलीज। अगर हम बात करेंगे टैपेटम की, ये इनर मोस्ट लेयर है और इसका काम क्या है? टू नरिश द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको कीवर्ड्स बताता जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या याद करना है। और ये डायग्राम मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी के डायग्राम है और पेपर में ये आता है कि एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आप बताइए ऑफ या ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। तो ये डायग्राम्स इनके नीचे लिखा हुआ है कि ट्रांसवर्स सेक्शन है या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो आगे जब हम चलेंगे, तो अगर आपको पूछा जाता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैपेटम, फंक्शन तो हो गया डेवलपमेंट या नरिशिंग द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, वो फंक्शन है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट कंटेन्स डेंस साइटोप्लाज्म एंड इट हैज़ मोर देन 1 न्यूक्लियस। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। फिर एक यंग एंथर में जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये बेटा एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके सेंटर में देयर इज अ स्पोरोजिनस टिश्यू, टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स। तो बेटा इसके बेसिस पे आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये अब ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट। ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू है, टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल। तो
हर एक सेल जो आपके स्पोरोजेनियस टिश्यू में है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, वी कॉल इट माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल एवरी सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल की होती है मियोसिस। मियोसिस में एक सेल 4 सेल्स बनाता है, तो जो पॉलन मदर सेल होगा उसकी मियोसिस होगी और वो बनाएगा 4 माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, तो ये अब ध्यान से समझिएगा। होता क्या है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है स्पोरोजेनियस टिश्यू, एक टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉलन मदर सेल। हर एक सेल की मियोसिस होगी। सपोज कीजिए 40 सेल्स हैं पॉलन मदर सेल्स, उनकी मियोसिस हुई तो 40 × 4 तो वो बनाएगा 160 माइक्रोस्पोर्स। और जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो टेट्राड की फॉर्म में होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ माइक्रोस्पोर मदर सेल दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं? मैंने आपको बताया था जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो पॉलन सैक है। ये अब ध्यान से समझिएगा, चीज़ें बहुत बारीक सी चीज़ें हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन सैक है और माइक्रोस्पोर्स पॉलन ग्रेन्स है। तो अब जो आपका माइक्रोस्पोर बन चुका है वो डिहाइड्रेट होगा, इट विल लूज वाटर। ठीक है, एंथर मैच्योर होगा, इट विल डिहाइड्रेट। जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो चारों मतलब जो माइक्रोस्पोर्स हैं एक दूसरे से अलग होंगे एंड दे विल बिकम पॉलन ग्रेन्स। तो अगर आपको पूछा जाए पेपर में कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर कितने पॉलन मदर सेल्स हैं, 400, तो बताइए वो कितने पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा? तो अगर 400 पॉलन मदर सेल है, एक की मियोसिस से 4 बनते हैं, तो 400 × 4 दैट विल मेक 1600 माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स। तो ये क्वेश्चंस आपको पेपर में आते हैं और जो पॉलन ग्रेन्स है वो 2.5 एंथर के साथ रिलीज हो जाते हैं। अब हम बेटा करेंगे पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, ये भी आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है। तो एक जो पॉलन ग्रेन है वो स्फेरिकल होता है, 25 to 50 मिलीमीटर इसका डायामीटर है। एंड पॉलन ग्रेन इसकी 2 लेयर्स होती है, एक्साइन और इंटाइन। तो बेटा ये अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब अगर आपको पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पूछा जाए तो स्ट्रक्चर ध्यान से सुनिएगा। पॉलन ग्रेन की 2 लेयर्स, आउटर एक्साइन, इंटरनल इज इंटाइन। जो हार्ड आउटर लेयर है इसकी एक्साइन, एक्साइन के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोपोलिनिन। तो एक्साइन जो होती है ये हार्ड है क्योंकि स्पोरोपोलिनिन है, ये हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। किसी भी टेम्परेचर को, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को, किसी भी एंजाइम को ये अपने ऊपर अटैक नहीं करने देता, इसकी वजह से स्पोरोपोलिनिन डिग्रेड नहीं होता। अब एक्साइन के अंदर कुछ जगह पे क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, जर्म पोर्स। ये क्या है, जर्म पोर्स, क्योंकि अगर ये जर्म पोर्स नहीं प्रेजेंट होंगे तो पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब नहीं बना पाएगा। तो जर्म पोर का होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जहां पे जर्म पोर है वहां से पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाता है। सो एक्साइन हैज अपर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर्स वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट। तो पॉलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। तो हम पॉलन ग्रेन को फॉसिल्स की तरह क्यों प्रिजर्व कर सकते हैं? तो वही देखिए आंसर आ गया, पॉलन ग्रेन में स्पोरोपोलिनिन है, इसे कोई डिग्रेड नहीं कर सकता। तो जिसको कोई डिग्रेड नहीं कर सकता वो क्या होगा, वो फॉसिल्स की तरह प्रिजर्व हो सकता है। अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, इसकी जो इनर लेयर है वो है इंटाइन। इंटाइन किससे बनी होती है, जैसे एक्साइन में स्पोरोपोलिनिन है, इंटाइन में क्या है, सेलुलोज एंड पैक्टिन। बहुत सिंप्लीफाइड वे में हर एक चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलें, अब डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट। बेटा पॉलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं है, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि पॉलन ग्रेन मेल गैमीट है। नो, इट इज द मेल गैमीटोफाइट जिसके अंदर गैमीट्स होंगे। तो पॉलन ग्रेन के ऊपर क्वेश्चन 5 नंबर में पेपर में आ चुका है सीबीएसई बोर्ड्स में, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट। ठीक है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से शुरू होगा। हमने पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर नहीं बताना, हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट बतानी है। तो पॉलन ग्रेन जब वो मैच्योर होता है उसमें 2 सेल्स होते हैं बच्चे, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ा है, उसमें अबंडेंट फूड रिजर्व है और उसमें इररेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस है, जबकि जनरेटिव सेल स्मॉल है, वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है और उसका स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियस है। तो ये हो गई 2 सेल स्टेज और 60% एंजियोस्पर्म्स इसी 2 सेल स्टेज पे शेड हो जाते हैं, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है। बट जो बाकी 40% एंजियोस्पर्म्स हैं उसमें क्या होता है, जनरेटिव सेल की माइटोसिस होती है, नॉट मियोसिस। मियोसिस में 1 से 4 सेल्स बनते हैं, माइटोसिस में 1 से 2 सेल। तो जो जनरेटिव सेल होगा उसकी माइटोसिस होगी और वो 2 मेल गैमीट्स बनाएगा। तो दिस इज कॉल्ड 3 सेल स्टेज। व्हाट इज 2 सेल स्टेज, व्हाट इज 3 सेल स्टेज? 2 सेल स्टेजेस, 1 वेजिटेटिव सेल एंड 1 जनरेटिव सेल। 3 सेल स्टेजेस, 1 वेजिटेटिव सेल प्लस 2 मेल गैमीट्स जो जनरेटिव सेल ने माइटोसिस से बनाए हैं। तो आई होप आप सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स शेड हुए हैं, दे हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज देयर वायबिलिटी। वायबिलिटी मींस फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी। तो वेरिएबिलिटी होती है वायबिलिटी पीरियड की, वेरिएबल होता है वो। कैसे?
और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? बहुत इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन, वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स डिपेंड्स ऑन, या फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन विच 2 फैक्टर्स? तो एक फैक्टर है बेटा टेम्परेचर और दूसरा है ह्यूमिडिटी। नाउ वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स सीरियल्स, ये वाला पोर्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों अगर आप वीडियो देख रहे हैं, जो क्वेश्चंस मैं कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पक्का पेपर में पूछे जाते हैं। तो वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑफ राइस एंड व्हीट, इनकी वायबिलिटी कितनी है? 30 मिनट। मतलब एक बार ये रिलीज हो गए 30 मिनट के अंदर अगर ये स्टिग्मा पे लैंड कर गए तो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, अदरवाइज दे विल लूज देयर वायबिलिटी। और some members of which families have viability for months? Leguminosae, Solanaceae and then is Rosacea। उसके बाद मैं बात करूंगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स की। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये आपकी बुक के डायग्राम्स ही हैं। तो पॉलन टेबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट्स यूज होती हैं, दे आर यूज्ड इन टेबलेट्स एंड सिरप्स एंड दे इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेज। ये एडवांटेजेस ऑफ पॉलन ग्रेन्स हो गई। हाउ कैन वी प्रिजर्व द पॉलन ग्रेन्स? पॉलन ग्रेन्स कैन बी प्रिजर्व्ड बाय स्टोरिंग देम इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री एंड दिस इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। एंड पेपर में पूछा जाता है कि पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करने का मकसद क्या है, एडवांटेज क्या है? इट इज यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। आप किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट के उसके पॉलन ग्रेन्स को अगर स्टोर करके रखेंगे, आप बाद में किसी भी क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में उसको फिर फर्दर यूज कर सकते हैं। Pollen grains of some plants are allergic for some people like Parthenium. Parthenium is the carrot grass. एंड पेपर में पूछा जाता है क्या पॉलन ग्रेन्स रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं? हाँ जी करते हैं। कौन कौन से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स? अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी जो पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पे एंड्रोशियम का पोर्शन बच्चों खत्म हो गया। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ रहे हैं। स्टेमन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? गाइनोशियम और पिस्टिल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अगर तो एक ही पिस्टिल है किसी प्लांट में तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोकार्पेलरी। और अगर उसमें मोर देन 1 पिस्टिल है उसे हम क्या कहते हैं? मल्टी। मोनो मीन्स 1, मल्टी मीन्स मोर देन 1। और अगर मल्टी कार्पेलरी प्लांट में जो पिस्टिल्स है वो आपस में फ्यूज्ड है, लाइक हियर यू कैन सी, दैट इज कॉल्ड सिनकार्पस। और अगर वो फ्री है तो जैसे ये पिस्टिल आप देख रहे हैं फ्री है, उसे हम कहते हैं एपोकार्पस। और बेटा ये सिर्फ आपकी बुक के डायग्राम में है ये चीज़, ये आपको थ्योरी में नहीं मिलेगी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये सीबीएसई बोर्ड्स में बहुत बार आ चुका है। नेम अ मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस पिस्टिल, दैट इज पेपेवर, एंड नेम अ मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोशियम, दैट इज मिशेलिया। ये दोनों क्वेश्चंस सिर्फ एनसीईआरटी में डायग्राम में ही है, बार बार सुन लीजिए, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। अब एक पिस्टिल के 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं। स्टाइल क्या है? ये एलोंगेटेड पार्ट है। ओवरी बेसल बल्ज्ड पार्ट है। और ओवरी के अंदर देयर इज ओवेरियन कैविटी, ठीक है, जिसमें प्लेसेंटा होती है। और प्लेसेंटा अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द ओव्यूल्स विच आर कॉल्ड मेगास्पोरेंजिया। जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया हमने पॉलन सैक्स को कहा था, वैसे ही मेगास्पोरेंजिया हम किसे कहते हैं? ओव्यूल्स को। और एक ओवरी में एक ही ओव्यूल हो सकता है, लाइक इन वीट, पैडी एंड मैंगो। एंड हो सकता है एक ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स हों, लाइक पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स। बेटा देखो, मैंगो में एक ही सीड है, ओव्यूल डिवेल्प्स इनटू सीड और ओवरी बिकम्स फ्रूट, ठीक है। तो ओव्यूल अगर एक है तो सीड भी एक होगा। मैंगो में एक है, पैडी में एक है, वीट एक, ठीक है। और अगर पपाया में आप देखते हो बहुत सारे सीड्स हैं, मतलब ओव्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जिसमें समझ गए, ये आपने गेस करना है। फ्रूट्स आप बड़े आराम से बता सकते हैं अगर चीज़ को आप लॉजिकली कंसेप्चुअली समझेंगे तो। अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर करेंगे, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपकी बुक का डायग्राम है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एनाट्रोपस ओव्यूल। तो बेटा एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर क्या होगा? ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय अ स्टॉक विच इज कॉल्ड फ्यूनिकल। जंक्शन बिटवीन द बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल इज कॉल्ड हाइलम। तो बेटा ये पेपर का क्वेश्चन है, ओव्यूल प्लेसेंटा के साथ। अब ये देखिए, ये ओव्यूल है, दिस इज एन एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। ये बुक में डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम ऑफ एन एनाट्रोपस ओव्यूल पेपर में आता है। तो ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल है, ओव्यूल प्लेसेंटा के साथ कैसे जुड़ा होता है? इट इज अटैच्ड बाय अ स्टॉक विच इज कॉल्ड फ्यूनिकल एंड द जंक्शन, जहाँ पे फ्यूनिकल और क्या है आपका ओव्यूल अटैच्ड है, उस जंक्शन को बेटा हम क्या कहते हैं? हाइलम। अब ओव्यूल की 2 इन्वेल्व्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। अब ओव्यूल ने ही सीड बनना है, तो आउटर इंटेग्यूमेंट विल बी द आउटर सीड कोट एंड इनर इंटेग्यूमेंट विल बी द इनर सीड कोट, ठीक है। तो ओव्यूल के लिए सीड बनना ना बच्चों। ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोडक्टिव इन्वेल्व्स इंटेग्यूमेंट्स एक्सेप्ट एट द टिप। टिप पे इंटेग्यूमेंट नहीं होती, इस रीजन को बेटा हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट द माइक्रोपाइलर एंड। और माइक्रोपाइलर एंड के बिल्कुल सामने ये जो पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट चलाजल एंड। तो रिवीजन सेशन है, आप लोग इसे एंजॉय कीजिए, बहुत आराम से सुनिए, आपको हर चीज़ बहुत क्लियरली समझ आएगी। अब ये जो आपके इंटेग्यूमेंट्स हैं इनके बीच में देयर इज एनक्लोज्ड अ मास ऑफ सेल्स विच इज कॉल्ड न्यूसेलस। बच्चे न्यूक्लियस रीड कर लेते हैं, इट इज न्यूसेलस।
तो ये जो मास ऑफ सेल्स है इंटेगुमेंट्स के अंदर वो क्या है बच्चों, वो न्यूसेलस है। न्यूसेलस के अंदर क्या है, रिजर्व्ड फूड मटेरियल है, और एनक्लोज्ड विद इन द न्यूसेलस दिस इज द एम्ब्रियो सैक विच इज द फीमेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट इज पोलन ग्रेन एंड द फीमेल गेमेटोफाइट इज एम्ब्रियो सैक। अब आगे अगर हम देखेंगे कि एक ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर। एक ओव्यूल में जनरली एक ही एम्ब्रियो सैक होती है। नाउ अब हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या था, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर्स बनाएगा बाय मियोसिस। वैसे ही एक मेगास्पोर मदर सेल, तो मेगास्पोर मदर सेल आपका कहाँ है, ये भी आपके बुक के डायग्राम्स हैं। ये आपका बुक का बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये न्यूसेलस, ठीक है। ये इसके अंदर ही क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। इसकी भी क्या होगी, मियोसिस, और कितने मेगास्पोर्स बनाएगा, 4। इसे हम क्या कहेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस एंड व्हाट इज इट फॉर्मिंग, इट इज फॉर्मिंग 4 मेगास्पोर्स। अगर हम आगे देखेंगे बच्चे, अब वहां पे क्या था, 4 माइक्रोस्पोर्स बने, माइक्रोस्पोर टेट्राड, एंथर डिहाइड्रेट हुआ, पानी लूज किया और चारों माइक्रोस्पोर्स अलग हुए, वो पोलन ग्रेन बन गए। पर यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ डिफरेंस है। यहाँ जो 4 मेगास्पोर्स बनेंगे उनमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा और अफंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गेमेटोफाइट। इसीलिए इस तरह की डेवलपमेंट को बेटा हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि एक ही मेगास्पोर से सारी फीमेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट होगी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर का, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। तो ये आप ध्यान से समझिएगा, ये आपकी बुक के डायग्राम्स हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या होगा, जो फंक्शनल मेगास्पोर है, एक मेगास्पोर, उसकी माइटोसिस होगी। माइटोसिस में वो क्या बनाएगा, 2 न्यूक्लियाई बनाएगा, दिस इज कॉल्ड 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। और वो दोनों न्यूक्लियाई ऑपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे, एक माइक्रोपाइलर पोल पे, एक चलाजल पोल पे। फिर सेकंड माइटोसिस होगी 4 न्यूक्लिएट स्टेज, 2 न्यूक्लियाई ऊपर 2 नीचे। फिर थर्ड माइटोसिस 8 न्यूक्लिएट स्टेज, तो 8 न्यूक्लियस बन गए, 4 ऊपर और 4 नीचे। अब these divisions, this is a very very important line, these divisions are free nuclear। free nuclear मतलब अभी इनके बाहर सेल वॉल नहीं आई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कीजिएगा आप लोग। एंड दे आर नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, और इमीडिएटली इनके बाहर सेल वॉल नहीं बनती। तो होगा क्या, आफ्टर द 8 न्यूक्लियर स्टेज सेल वॉल्स आर लेट डाउन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेल वॉल्स बन रही हैं। ये जो 3 माइक्रोपाइलर एंड पे हैं, इनमें से 2 साइनर्जिड्स हैं और एक एक्सेल। जो 3 न्यूक्लियाई नीचे हैं उनके बाहर क्या होगा, उनके बाहर बनेगी आपकी सेल वॉल, और वो तीनों होंगे एंटीपोडल्स चलाजल एंड पे। और सेंटर में न्यूक्लियाई 2 होंगे, पर दोनों न्यूक्लियस के बाहर एक सेल वॉल बन जाएगी, एंड दैट सेल इज कॉल्ड सेंट्रल सेल। और जो दोनों न्यूक्लियाई हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल देम पोलर न्यूक्लियाई। तो 6 of the 8 nuclei are arranged by the cell walls, रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई आर पोलर न्यूक्लियाई, जिनके बाहर एक ही सेंट्रल सेल बनता है। तो बेटा इस फीमेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट को हम कहते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज। न्यूक्लियस 8 हैं पर सेल्स 7 हैं। क्यों, माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल्स, 2 साइनर्जिड, एक एग सेल, उसे हम कहते हैं एग अपरेटस। चलाजल एंड पे 3 सेल्स जिन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, और सेंटर में एक ही सेल है पर उसके अंदर 2 न्यूक्लियस है। तो टोटल हो गए 3 ऊपर 3 नीचे और एक सेंटर में 7 सेल, पर न्यूक्लियस कितने हुए 8। तो इससे हम क्या कहते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज। अब एग अपरेटस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, साइनर्जिड्स प्लस एक्सेल इज एग अपरेटस। माइक्रोपाइलर टिप पे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, फिलीफॉर्म अपरेटस। इट्स फंक्शन इज टू गाइड द पोलन ट्यूब, कि आपने यहाँ से एंटर करना है क्योंकि एग सेल यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका एम्ब्रियो सैक है, और पेपर में क्वेश्चन आता है मैच्योर एम्ब्रियो सैक। आगे जाके आएगा फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो ये क्या है बच्चों, ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक है। तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक के बारे में आपने पढ़ लिया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट गाइनोशियम। तो अब हमने स्ट्रक्चर अच्छे से कर लिया है। तो दिस वाज द फर्स्ट पीपीटी विच वी हैव डन। तो यहाँ से अब आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे द नेक्स्ट वीडियो ऑफ सेकेंड पार्ट। तो उसके लिए आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें सेकेंड चैप्टर का बाकी सारा पार्ट एक्सप्लेन होगा। थैंक यू सो मच। और इसकी रिवीजन वर्कशीट को देखना ना भूलिएगा, इट विल बी हैविंग वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, और उसका लाइव सेशन ज़रूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।